प्यारे सभी ब्रदर सिस्टर ध्यानपूर्वक समझिएगा और सभी को फीडबैक करना है। पहला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है जीन पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न ज्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइएगा कि इनमें से कौन जो है पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होगा। तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग हैं। पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? इसमें होता है, पहली आती संवेदना, संवेदना के बाद स्मृति आती है, ठीक है। स्मृति के बाद होता है निर्णय, भाषा, तर्क, बुद्धि, कल्पना, ध्यान। लेकिन इसमें जो सामाजिक संचरण, इसमें सामाजिक संचरण जो होता है बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। बाकी अनुभव, संतुलीकरण हो गया, संवेदना, अवलोकन हो गया, निर्णय, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, तर्क, बुद्धि, अधिगम, ये सामाजिक संचरण के बौद्धिक विकास के निर्धारक सामाजिक संचरण के अलावा सारे ये दोनों हमारे निर्धारक तत्व हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड प्रश्न लेते हैं। सेकंड प्रश्न है कि ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, तो वही क्या कर रही है? व्यवस्थापन, समायोजन, समावेशीकरण या पहचान। यहाँ पे देखिए ऊषा जो है परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रहे हैं। कोई भी जब नई परिवेश होता है, वो परिवेश में जाती तो कुछ विशेषताएं उसमें अपने चिंतन करके सम्मिलित करती, जोड़ देती हैं। तो जो विद्यमान स्कीम रहेगी उसमें संशोधन कर रही हैं। मतलब जोड़ना मतलब क्या होगा? प्लस किया जा रहा है। यहाँ पे नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर रही हैं, मतलब यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जहाँ पे प्लस किया जा रहा है मतलब स्कीम में संशोधन कर रही हैं। तो जब संशोधन की बात आएगी तो समझ लीजिए कि वह कहीं ना कहीं समायोजन कर रहे हैं। वह क्या कर रही हैं? समायोजन कर रही हैं। क्योंकि पियाजे जी के अनुसार जब कोई बालक प्राप्त नई सूचनाओं को संशोधन करके पूर्व ज्ञान के स्थान पर प्रयोग करने लगता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। तो समायोजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सिद्धांत, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक या महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हमारे कौन से कहलाते हैं? पहला तो होता है शिक्षक, फिर छात्र, फिर पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के यहाँ पे एक परिभाषा है जॉन डीवी की कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में जो शिक्षण कार्य होता है वह पूर्ण नहीं हो सकता है। तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। आधार मतलब नींव समझ लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में, वजन में वृद्धि या आकार, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये आपके सीटीटी में आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, फिर से संभावित प्रश्न हो सकता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि का तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होगी? देखिए बाल्यावस्था से प्रश्न आता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये 3 ऐसी अवस्था है जहाँ से 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, 6 से 9 होता है पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 9 वर्ष तक की विशेषता कौन सी नहीं होगी। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी कि कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करने की अवस्था हो जाती है, प्रश्न करने लगता है बच्चा, खेलने की अवस्था होती है। लेकिन दल या समूह रहने की अवस्था यहाँ पे जो कह रहा है, क्योंकि दल और समूह में रहने की जो अवस्था कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था की नहीं होती। हालांकि बाल्यावस्था है लेकिन ये पूर्व बाल्यावस्था में नहीं मानी जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह कथन थॉमसन का है, गुड का है, स्किनर का है या बर्नार्ड का? अगर आपने पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी मतलब सिलेक्शन की बारी।
सिलेक्शन लाना है तो तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, माता पिता को सपने को साकार करना है तो आज सभी से मेहनत करना पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका हो जाता है? यह कथन हमारे स्किनर महोदय जी का कथन हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। गुड़ का क्या कथन है? कभी कभी गुड़ का कथन पूछा जाता है। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है, गुड़ का कथन है। थॉमसन ने कथन दिया है अभिप्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बर्नार्ड का कहना है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं। कार्य के प्रति उत्तेजना की अगर बात करते हैं तो बर्नार्ड करना है। रुचि उत्पन्न करने की कला की बात आती है तो आपको थॉमसन पे जाना है। किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, गुड पे जाना है। सीखने का राजमार्ग है, स्किनर पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा एग्जाम को फतेह करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता? संज्ञान, ये शब्द सुनते ही आपके मन में उत्सुकता आई होगी। देखिए संज्ञान के कारक क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी। संज्ञान में क्रोध, भूख, डर ये सारी चीज़ आती हैं। संज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्रोध आएगा तो जानेंगे, भूख लगेगी तो जानेंगे, डर लगेगी तो स्थान छोड़ने से कोई जानकारी नहीं मिलती, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि संज्ञान का कारक नहीं माना जाएगा। तो संज्ञान का कारक स्थान छोड़ना नहीं माना जाएगा, बाकी क्रोध, भूख, डर ये संज्ञान के कारक हो जाएंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा स्थान छोड़ना सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक जो है निकट रूप से जुड़े हुए होते हैं? अध्ययन की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, मूल्यांकन की प्रक्रिया या निरीक्षण की प्रक्रिया? सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथी कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षक नज़दीकी रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि वह जीवन पर्यंत कुछ सीखता है और सिखाता है। शिक्षक का कार्य है सीखना और सिखाना, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक से जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अधिगम का पठार क्या कहलाता है? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध कहलाता है। अधिगम का पठार जो होता है अधिगम में अवरुद्ध या वर्धन का एक सूचक माना जाता है। पठार मतलब अवरुद्ध होना, ये समझिए। पठार का संबंधी अवरुद्ध और रुकावट से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रिया उद्दीपक, अनुबंधन रहित उद्दीपक, सामान्यीकृत उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक बोलते हैं। एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंध रहित उद्दीपक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करेगा तो उसे अनुबंध रहित हम उद्दीपक बोलते हैं, क्योंकि उद्दीपक में कोई प्रयोगात्मक फेरबदल नहीं हो रहा है, जिससे प्राप्त अनुक्रिया अनुबंध रहित होगी। क्योंकि फेरबदल नहीं हो रहा तो अनुबंध रहित होगी, अगर फेरबदल होता तो अनुबंध रहित नहीं होती, ठीक है, अनुबंधित हो जाती। अगला प्रश्न, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वॉल्फगैंग कोहलर, जेरेमी ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन या एरिक एरिक्सन? सभी लोग बताइए। सारे प्रश्न अपने आप में अव्वल है, सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं, कोहलर की बात होती है, वॉल्फगैंग कोहलर। कोहलर ने अधिगम से संबंधित अनेक प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत, उसे अंतर्दृष्टि भी बोलते हैं और सोच का सिद्धांत भी बोलते हैं, इन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है, अर्थात वह समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है और पूरी समस्या की संपूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम या कोई प्रक्रिया करता है, और इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। और कब की है? 1959 में की है, अगर ये ऐसा पूछा जाता है। और ब्रूनर ने क्या किया है? संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्रूनर ने किया, अगर पूछा जाए। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान। और मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन, संप्रत्यय लब्ध प्रतिमान जेरोम ब्रूनर,
और अधिगम का अंतर्दृष्टि का कोहलर। कोई भी चीज़ छूट के नहीं जानी चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र? सभी लोग बताइएगा। व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? तो व्यवहार का करना हमारा आ जाता है सीखने के गतिक क्षेत्र, क्योंकि करा जा रहा है, गतिक हो रही है। करना मतलब क्रिया हो रही है, गतिक हो रही है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं वह अमूर्त अनुभव से सीखते हैं, मूर्त अनुभव से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर सीखते हैं। मतलब कक्षा 1 और 2 का कोई जो स्तर के जो बच्चे होते हैं वे किस प्रकार से सीखते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, तो अधिकतर समझ लीजिए कक्षा 1-2 के स्तर का होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे होंगे। और ये जीन प्याजे जी की द्वितीय अवस्था आ जाता है, ठीक है। जब द्वितीय अवस्था आ जाता है तो कहीं ना कहीं मूर्त अनुभव से सीखेंगे, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अमूर्त में तो हमारी फिर 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था पहुंच जाएगी। अमूर्त नहीं, केवल मूर्त अनुभव द्वारा ही सीखेंगे। शिक्षण की योजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जब कोई भी शिक्षण की योजना बनाई जाती, विधियां होती, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विद्यार्थी से भी सक्रिय, समस्या समाधान करने वाला, मित्र दार्शनिक और निर्देशक होता है या कर्तव्य मूलक होता है? सारे ऑप्शंस डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में शिक्षक की भूमिका, क्योंकि शिक्षण की योजना विधि बना रहे हैं। इस योजना विधि प्रोजेक्ट को हम प्रकल्प विधि पद्धति भी बोलते हैं। परियोजना विधि जो होती है और कई बार पूछा गया कि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के अनुयायी किलपैट्रिक को इस विधि का प्रतिपादक माना जाता है। परियोजना विधि की किलपैट्रिक कौन है? जॉन डीवी के अनुयायी है। और किलपैट्रिक के अनुसार बोला गया है कि परियोजना एक ऐसी प्रयोजनशील क्रिया है जो तन्मयता के साथ सामाजिक पर्यावरण में क्रियान्वित होती है। इसलिए मित्र दार्शनिक और निर्देशक इज द राइट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक है? 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, स्वास्थ्य दर्शन, शिक्षा दर्शन या सामाजिक विज्ञान? तो सिंपल सी बात, इतना तो सभी लोग समझते हैं, प्राथमिक है यानी बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा या विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम? देखिए विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब विशेष शिक्षा की बात की जाती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं विशेष शिक्षा विशेष व्यक्तियों को लिए दी जाती है, विकलांगों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। ये शिक्षा शारीरिक मानसिक अक्षम या विशिष्ट गुण संपन्न बालकों के लिए अपनाई जाती है और विशेष शिक्षा कार्यक्रम में इन विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाता है, इसलिए शिक्षा कार्यक्रम संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प यानी हाथों से जो कलाएं होती हैं, सीखना, हस्तशिल्प तो उसी को बोलते हैं ना। देखिए हस्तशिल्प की शिक्षा तो सभी को दी जानी चाहिए, किंतु जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालकों के लिए विशेष रूप से देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े बालक समान तौर पर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। पिछड़े बालक मतलब सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, और इन बालकों को हस्त कौशल के माध्यम से समुन्नत किया जा सकता है, इन्हें बढ़ाया जा सकता है। उनके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि वो खुद बढ़ सके अपनी कला के माध्यम से। बुद्धि क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी भाषा, बुद्धि जो होती है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, तीनों हो जाएंगे अर्थात उपरोक्त सभी बुद्धि ये सभी कहलाएंगे। और बुद्धि एक ऐसा चैप्टर जहां से एक प्रश्न तो आना कन्फर्म है। बुद्धि का एक एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक घटक का सिद्धांत या एकल अव्यय का सिद्धांत किसने दिया है? अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और बन सकते हैं इस क्लास के अव्वल स्टूडेंट, अव्वल विद्यार्थी, अव्वल टीचर, अव्वल फ्रेंड्स। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। बुद्धि का एकल घटक एकल अव्यय सिद्धांत की अगर बात होती है, एक ही नाम आता हमारे जवान में, वो है अल्फ्रेड बिने। जी हाँ साथियों, बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक या एक अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था। जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इनको अपने आप में मेमोरी पे सेव कर लेना है। व्यक्तित्व मापन की CAT विधि किसके द्वारा की गई थी?
पहली बात, जो CAT विधि है यह है क्या दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। ये लियोपोल्ड बैलक द्वारा दी गई थी। CAT को बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। और किसके द्वारा दी गई थी? लियोपोल्ड बैलक के द्वारा, अर्थात बैलक द्वारा। सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर। अब बात आती है, कई बार पूछा जाता है स्किनर द्वारा क्या दिया गया। तो स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अगर शब्द आता है तो स्किनर के ऑप्शन पे करना है। अगर हालैंड की बात आती है तो हालैंड का है कैरियर विकास का सिद्धांत। कैरियर चुनना है तो हालैंड के ऑप्शन में करिए। मुर्रे का ऑप्शन आता है, मुर्रे का प्रसंगात्मक अंतर्बोध TAT परीक्षण आपने पढ़ा होगा, तो किसका है वो? TAT मुर्रे जी का है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि। अब खेल विधि के बारे में पूछा गया है, तो खेल विधि किस पर आधारित होती है? आवश्यकता पर, अंतर्नोद पर, प्रोत्साहन पर, या इन सभी पर होती है? तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं जिन कक्षाओं के शिक्षण में खेल विधि जो आधारित होती है वह कहीं न कहीं प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास का ध्यान दिया जाए, क्योंकि खेल विधि वृद्धि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। और शारीरिक वृद्धि विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि ही होती। ठीक है, कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रयास से है, प्रतिक्रिया से, या परिणाम से। विकास का संबंध जो परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? तो उद्दीपन का संबंध किससे हो जाता है? प्रतिक्रिया से हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे परिपक्वता भी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होगा। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो कोहलर की अगर बात आती है तो सभी लोग जानते हैं कोहलर ने वन मान शो पर किया है। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो इनका जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है। इनकी पुस्तक है मेंटेलिटी ऑफ एपेस, मेंटेलिटी ऑफ एपेस MOA के नाम से जानी जाती है, जो कि 1925 में प्रस्तुत किया था। चिंपैंजी पर इन्होंने, वन मानुस चिंपैंजी आता, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने किया था। और कोहलर ने बोला भी है कि जितनी कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। किसने बोला है? कोहलर ने बोला है। अगर एग्जाम में आए बिल्कुल फटाक से कर दीजिएगा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक, सामाजिक परिवेशजन, शारीरिक या वंशानुगत। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं? सामाजिक परिवेशजन तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूल करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि डिसलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती। क्या करने की? डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है, मतलब पढ़ने और वर्तनी से संबंधित। वर्णमाला में अधिक कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनियों के सीखने में कठिनाई होना, पढ़ते समय वर्णों का लोप हो जाना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना, शब्दों को उल्टा, अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ लेना, मतलब पढ़ने संबंधी मतलब डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करना है। तो अभिप्रेरणा की घटक बात की जा रही है, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अर्थ है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों का अर्थ है। देखिए, इनमें से अभिप्रेरणा के घटकों का पहचान मतलब शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों की आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये सभी अभिप्रेरणा के घटक हैं। सभी लोग समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, किसके विकास है?
मानवीय जो मूल हैं जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं वो किसके विकास कहलाते हैं? एक राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि मूल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने का सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो अंगीकरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहते हैं? पूरे आवृत्ति वितरण को जो प्रतिनिधित्व करने वाले मान होते हैं उनको हम केंद्रवर्ती प्रमाप का मान बोलते हैं, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक ये तीनों आ जाते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक, ये ध्यान रखें। मान लीजिए ये शब्द अगर माध्य माध्यिका बहुलक दे दिया जाए तो आपसे बनना भी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्ति में उन मनो शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, संवेदना, संयोजना या चरित्र? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो वह व्यक्तित्व कहलाता है। कई बार ये पूछा जाता है, कई बार टीटी एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? सभी लोग बताइएगा। इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? देखिए हमने पढ़ा है और जाना है, समझा है कि बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत की अगर बात आती है तो किसने दिया है? तो बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत हमारे विनय ने दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो तत्व के सिद्धांत की। दो तत्व के सिद्धांत की अगर बात करते हैं, दो तत्व में कौन से दिए हैं? तो टर्मन और स्टर्न की बात आ जाती है। प्रथम स्थान में कौन कौन सा आता है? एक तत्व में आपका आता है विनय, टर्मन और स्टर्न आ जाता है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे तत्व में आप क्या जाते हैं? स्पीयरमैन। क्या जाता है? स्पीयरमैन आ जाता है। कई बार ये भी पूछा गया है। अगर प्रत्यागमन सिद्धांत की बात करता हूँ तो आनुवांशिकता से संबंधित हो जाता है। और बहुतत्व के सिद्धांत की अगर बात करता हूँ तो आप लोग बताइए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन बुद्धि का सिद्धांत प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं कहलाता, ये समझ लीजिए। एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व ये हमारे बुद्धि के तीन सिद्धांत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत इनमें से नहीं कहलाता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए। हमने ये 30 प्रश्न किया है। 30 में से आप लोगों को